अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक पर, जो है मेंटल हेल्थ। तो आए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ यानी हमारी ज़हनी तबीयत। जिस तरह से फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। मगर इसका पता कैसे चले कि कोई मेंटली अनफिट है? जिस तरह से फिज़िकल हेल्थ में हमें पता चलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बुखार आ गया या हमारा सर दर्द हुआ, तो वो फिज़िकली ज़ाहिर होता है। लेकिन मेंटल हेल्थ में ये ज़ाहिर नहीं हो पाता। ये हमें पता चलता है हमारे बिहेवियर के थ्रू। जिस तरह से हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, ठीक उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी करना चाहिए, मगर अवेयरनेस कम होने की वजह से हम ये नहीं करते और हम इसका ख़्याल नहीं रख पाते। और एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा रहता है कि ये फलाना इंसान पागल हो गया है। तो वैसा नहीं है, ये भी ट्रीटेबल है और इसका भी इलाज मौजूद है। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके सामने एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले ये किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, मगर आज मैं इसे पब्लिक करने जा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है मेरी ये चीज़ बोलने से किसी और को मोटिवेशन मिले और वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकें। तो पर्सनली मुझे ओसीडी था। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके साथ-साथ मुझे डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का इश्यू भी था। ओसीडी एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ही है। ओसीडी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे किसी को ज़हनी ओसीडी होता है, किसी को लॉक्स चेक करने का होता है, किसी को जर्मोफ़ोबिया होता है। वैसे मेरे ओसीडी का टाइप था कुछ इस तरह कि मुझे मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने के वक़्त शक होता था कि मेरी नमाज़ परफ़ेक्टली नहीं हुई है, या मैं कोई दुआ पढ़ रहा हूँ, तब मुझे ऐसा शक होता था कि मेरी दुआ सही से नहीं मैंने पढ़ा हूँ। तो मैं उन वर्ड्स को रिपीट करता था और नमाज़ को दोबारा दोहराता था। और ये 1-2 बार नहीं होता था, ये घंटों दर घंटे में इसमें ज़ाया कर देता था। तो ये मेरी डेली लाइफ़ में इंक्लूड करने लगा था, तो ज़ाहिर-सी बात है ये नॉर्मल नहीं था और ये ओसीडी है और घंटों दर घंटे में इसके पीछे ही ज़ाया कर देता था। जैसा मैं कोने में खड़े होकर वो दुआ को रिपीट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर जब जब कहीं जाके मुझे सैटिस्फैक्शन होता था, तब वो चीज़ वहाँ पे एंड होती थी, फिर दूसरी कोई चीज़ शुरू हो जाती थी। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस था, एक विशिष्ट सर्कल था ये। मुझे ऐसा शक होता था कि मैं परफेक्टली कोई वर्ड नहीं बोला मैंने, या कोई दुआ का अल्फ़ाज़ मेरे से सही से नहीं निकले गए, या फिर मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ तो मेरी नमाज़ परफेक्टली नहीं हुई। तो एक परफेक्शन की बीमारी थी ये। देखें, परफेक्शन होना, किसी को परफेक्शनिस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी डेली लाइफ़ में इंक्लूड करने लगे तो इसका मतलब है कि आपको कोई इश्यू है। तो बार-बार नमाज़ दोहराने में और दुआ पढ़ने में एक खुशू और खुज़ू बाकी नहीं रहता था। ये एक बस एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको ये करना ही था, तो इस वज़ह से ये चीज़ प्रॉपर नहीं होती थी और मुझे मुझे खुद सैटिस्फैक्शन नहीं होता था कि मेरी इबादत सही से हो नहीं हो रही है। तो ये एक शक और वसवसे की बीमारी थी। और जैसे इस्लाम में भी है कि शैतानी वसवसा होते हैं कि आपको वो नमाज़ की रकातों में शक डाल देता है और आपको इसी तरीके के वज़ू में शक होते हैं, नमाज़ में शक होते हैं। तो इन शक का रद्द करना हमारे इस्लाम में भी कहा गया है। ओसीडी को एक डायरेक्टली शैतानी वसवसे से लिंक किया जाता है इस्लाम में। तो ओसीडी ही नहीं, मुझे डिप्रेशन का भी मैं बीच में शिकार हुआ था और डिप्रेशन की वज़ह से मैंने बहुत सफ़र किया हूँ। मतलब वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है और ओसीडी तो खुद एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है, अब मैं बेहतर हूँ पहले से। तो ये तो थी मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आए आगे चलते हुए हम देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स के कई टाइप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बाइपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी, एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंगर इश्यूज़। एंगर इश्यूज़ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आजकल हमें मतलब मेजॉरिटी में देखने को मिलता है कि सब हर कोई शॉर्ट टेम्पर है और ज़रा-ज़रा सी बात पे किसी को बुरा लग जाना और ये सब चीज़ें, मतलब एंगर इश्यूज़ अंडरलाइंग होती है, लेकिन कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उन्हें एंगर इश्यू है। उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह से हो जाती है, मगर
कहीं न कहीं ये एक इश्यू है, एक डिसऑर्डर है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक शख्स है, उसको एंगर इश्यूज़ हैं, लेकिन उसकी कहीं चलती नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर किसी के साथ में कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको वैसा ही रिएक्शन वापस मिलेगा। तो वो ढूँढता है सॉफ्ट टारगेट्स। सॉफ्ट टारगेट्स जैसे उसके घर के लोग हो गए, जो उसे उल्टा जवाब नहीं देंगे। तो अब वो क्या करता है कि अपने एंगर को उनके ऊपर निकालता है और इस वज़ह से उनके घर का माहौल भी खराब होता है। तो एंगर इश्यू एक बहुत ही सीरियस इश्यू है जो जिसको ट्रीट करना चाहिए और अगर किसी को भी ये है तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे एक डिसऑर्डर है और ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से आपको बुखार होती है, ठीक उसी तरह से मेंटल इश्यू भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और इसी के साथ-साथ दूसरे कई डिसऑर्डर्स हैं जिसका आप इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट पर। और अगर किसी को कोई इश्यू है, तो वो अपने लोकल जो भी सपोर्ट सिस्टम है उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। तो आइए आगे देखते हैं कि मेंटल हेल्थ का हमारे डेली लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है। मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर कोई बंदे को ओसीडी है, तो फॉर एग्जांपल उसको जर्मोफोबिया है और उसको बार-बार हाथ धोने का दिल करता है। तो वो अपना हाथ कंटिन्यूअसली धोता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे उसकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसकी फिजिकल हेल्थ पर। उसका स्किन मॉइस्चर खो देती है बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोप एंड वाटर और इसी के साथ-साथ उसकी रिलेशनशिप पर भी इसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई भी मेंटल इश्यू है, तो उसके घर वाले सबसे पहले तो उनको अवेयरनेस की कमी से ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसे क्या हुआ है और वो समझते हैं कि ये पागल हो गया, ये इसे ज़बरदस्ती कर रहा है। मगर ऐसा नहीं होता, उसको कोई मेंटल इश्यू होता है, इस वजह से वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को फ़ॉलो करता है। तो उस वजह से घर के अंदर का माहौल काफ़ी हद तक खराब हो जाता है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ और आपके साथ जो कोई भी रहता है, उनके साथ ये एक रिलेशनशिप पर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। रिलेशनशिप के साथ-साथ ये आपकी वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि आप क्योंकि आप अपनी मेंटल हेल्थ की उधेड़-बुन में फँसे रहते हैं, तो आप अपने वर्क, आपका जो भी काम है, आपका जो भी दूसरी क्रिएटिव चीज़ें हैं, आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी डेली रूटीन है, उस पर फ़ोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता और आप बस इसी विशिष्ट सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। तो वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर भी इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि कोपिंग मैकेनिज़्म्स के बारे में और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। कोपिंग मैकेनिज़्म्स में सबसे पहला पॉइंट है थेरेपी एंड काउंसलिंग। थेरेपी एंड काउंसलिंग के थ्रू आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। इसके इलाज मौजूद हैं और डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ अवेलेबल है, जिससे आप इससे उभर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मेडिकेशन। मेडिकेशन का एक नोशन होता है लोगों के दिमाग में कि लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेडिकेशन आपको एक सपोर्ट करता है कि आपकी थेरेपी में कुछ फ़ायदा हो और आपकी काउंसलिंग में कुछ असर दिखे और मेडिकेशन एक सपोर्ट देता है, एक बूस्ट देता है आपकी ट्रीटमेंट में, आपको एक हेल्प करता है कि आप इस बीमारी से ओवरकम कर सकते हैं। सो मेडिकेशन इसका सेकंड पॉइंट हुआ और थर्ड पॉइंट आता है इसका सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक्सरसाइज हो गया, सेकंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। और नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो है हॉबीज़। आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आप मेंटल हेल्थ के पीछे आप अपनी मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है उसके पीछे पूरा वक़्त गुज़ार देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें और आपको जो चीज़ पसंद आए, जो चीज़ करने में मज़ा आए, जो चीज़ से आपका दिल बहले, वो चीज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्रिएटिव वर्क हो गया, जैसे आपको अगर पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग कीजिए, उसमें ज़्यादा वक़्त दीजिए और अपने ध्यान को डाइवर्ट कीजिए अपने जो मेंटल इश्यू है उससे आपके एक्सरसाइज़ की तरफ, मेडिटेशन की तरफ या फिर अपनी हॉबीज़ की तरफ। मेंटल हेल्थ को लेकर सोसाइटी में एक स्टिग्मा होता है जिसको हमें ब्रेक करने की अब ज़रूरत आ चुकी है।
मेंटल हेल्थ के बारे में आप जितना हो सके बात करें अपने वर्क ग्रुप्स में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिलीज़ में और इसके बारे में लोगों को अवेयर करें, इसके बारे में डिस्कस करें और जितना हो सके इसके बारे में अवेयर रहें और हो सकता है कि कोई मेंटल हेल्थ का शिकार हो और वो खुलकर नहीं बोल पा रहा, तो आपके ये डिस्कस करने से, बात करने से उसको कंफर्टेबल फ़ील हो और वो बाहर आए और बताएँ कि उसको क्या इश्यू है, जिससे आप उसकी हेल्प कर सकें। और दूसरों की हेल्प कीजिए इस मामले में। अगर कोई मेंटल हेल्थ का शिकार है, तो बजाय उसकी मज़ाक उड़ाने के या फिर उसके बारे में बात बनाने के, आप उसकी हेल्प करें, हो सके जितना उसका सपोर्ट बने। अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आप उसको रिकमेंड करें कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, इलाज करें और उसको प्रॉपर मेडिकेशन मिले, ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ सके। रिसोर्सेज़ एंड सपोर्ट आज हमारे फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो इंटरनेट के थ्रू आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकती है जहाँ से आप यू नो हेल्प कर सकते हैं दूसरों की या खुद की। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई इशू है, तो आप ऑनलाइन जाकर ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प हासिल कर सकते हैं। लोकल सपोर्ट आपके आसपास कोई भी साइकियाट्रिस्ट हो, आप उसके पास डायरेक्टली जाकर उससे हेल्प तलब कर सकते हैं। तो इसी के साथ-साथ हम हमारी वीडियो के एंड में आ चुके हैं और एंड में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू है और या फिर आपके आस-पास कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट है जिसकी कोई स्टोरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हो सकता है हमारा कोई कम्युनिटी ग्रुप बने जिसमें हम डिस्कस कर सकें, एक-दूसरे की मदद कर सकें और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आपकी मदद करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में बताएँ कि किसको कोई अगर इश्यू है तो वो उससे कैसे उन्होंने कोप अप किया या फिर अगर कोई इससे जूझ रहा है, तो उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, किसी से बात करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओपनली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जो कोई भी इश्यू है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर सकें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये बात पहुँच सके और मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में दूसरों से बात कीजिए और इस बारे में अवेयरनेस फैलाएँ। जितना हो सके मैं अपने व्यूअर्स से यही गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने वर्क ग्रुप्स में, सर्कल में, फैमिलीज़ में ये चीज़ बताएँ लोगों को कि मेंटल हेल्थ क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पर और इसके बारे में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाएँ। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई और इस तरीके का कंटेंट आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर और चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो आएँ अब हम रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा और किन टॉपिक्स पर डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और इसके बारे में हमने जाना, इसकी डेफ़िनेशन के बारे में हमने जाना और उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जो है ओसीडी के बारे में और अपनी स्टोरी आपको बताया कि किस तरह से मैंने ओसीडी में सफ़र किया हूँ। और थर्डली हमने देखा कि मेंटल हेल्थ कितने टाइप्स के होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी वगैरह-वगैरह और इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना। नंबर 4 हमने देखा कि मेंटल हेल्थ किस तरह से आपकी डेली लाइफ़ पे इम्पैक्ट करता है। किस तरह से ये आपकी लाइफ में इंट्रूड करता है और आपकी फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट करता है, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करता है। फिर हमने देखा इसके कोपिंग मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और उसके बाद हमने देखा कि हमें इस स्टिग्मा को ब्रेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसके बारे में बात करके और एंड में हमने देखा रिसोर्स एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में। और जाते-जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मज़ीद वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।